यहाँ ध्यान दीजिए, मुझे किसी की आवाज नहीं आनी चाहिए, मुझे अपने अलावा। जब मैं पूछूं आप तभी बोलेंगे। कंसंट्रेट हियर इन द ग्रीन बोर्ड। ये कह रहा है अ मिल्कमैन सोल्ड टू ऑफ इट्स बफेलोज फॉर ₹20,000 ईच। ये मान लिया कि फर्स्ट बफेलो है, फर्स्ट बफेलो ये है और सेकंड बफेलो ये है। आप ध्यान देना मैं क्या बता रही हूँ आपको, ठीक है। ये भी इसका भी सेलिंग प्राइस कितना है 20,000 और इसका भी सेलिंग प्राइस कितना है 20,000। अब एक को बेचने में वो कह रहा है कि उसको गेन हुआ है और एक को बेचने में लॉस हुआ है। पहले वाले को बेचने में गेन कितना हुआ है 5%। तो ये गेन नहीं दिया है, गेन परसेंट दिया है। कितना है 5%। गेन परसेंट कितना है 5%। और दूसरे को लॉस परसेंट है तो 10%। ठीक है। तो अब ये पूछ क्या रहा है आगे, फाइंड द ओवरऑल, टोटल में उसको गेन कितना हुआ है और लॉस कितना, टोटल में गेन हुआ है या लॉस हुआ है बताना है। तो पहले इसके लिए हमें टोटल कॉस्ट प्राइस भी पता होना चाहिए। टोटल सेलिंग प्राइस तो 40,000 हो गया, लेकिन टोटल कॉस्ट प्राइस पता होना चाहिए। अब टोटल कॉस्ट प्राइस पता होने के लिए पहले अलग अलग कॉस्ट प्राइस पता होना चाहिए। तो हम कैसे निकालेंगे, यहाँ पर भी हमें कॉस्ट प्राइस निकालना है, कॉस्ट प्राइस नंबर 1, और यहाँ पर भी हमको कॉस्ट प्राइस निकालना है, कॉस्ट प्राइस नंबर 2। ठीक है। इसको SP2 कह देते हैं, इसको SP1। तो मैंने अभी अभी आपको फॉर्मूला बताया, जब आपको सेलिंग प्राइस पता हो, गेन परसेंट पता हो, तो कैसे कॉस्ट प्राइस कैसे निकालते हैं। तो कॉस्ट प्राइस कैसे निकालते हैं, 100/100 प्लस गेन परसेंट अपॉन इंटू SP। अभी बताया मैंने, ये अभी बताया ना। तो क्या हो जाएगा 100 गेन परसेंट कितना है 100 प्लस 5, तो कितना हो जाएगा 105 इंटू SP कितना है 20,000। ठीक है। तो ये कटेगा, काट लेंगे, 5 1 जा 5 1 2 3 0 इधर आ जाएंगे। ऐसे यहाँ पर देखो कौन बोल रहा है, यहाँ पर भी आपको लॉस परसेंट पता है, तो आप CP2 निकाल लेंगे। 100 यहाँ हो जाएगा 100 माइनस लॉस परसेंट, यानी 100 माइनस 10, यानी कितना हो जाएगा 90। हो जाएगा कि नहीं। 1 0 से 1 0 काट गया। ठीक है। तो आपका क्या बचा, देखो ये वाला CP1 जो आपका आया, CP1 आपका आया 4 1 2 3 4 5। ठीक है। अपॉन 21 और CP2 क्या आया आपका, CP2 कितना आया आपका 1 2 3 4 5 अपॉन 9। ठीक है। अब आपको क्या चाहिए, पहले टोटल CP, क्या चाहिए टोटल CP, टोटल कॉस्ट प्राइस। तो टोटल कॉस्ट प्राइस कैसे पता चलेगा, इन दोनों को ऐड करके। क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। नाइन 21 और 9 का एलसीएम कितना होगा 21 कैसे होगा, 63 होगा। कितना होगा 63। 21 3 जा 63, तो इसको तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 1 2, इसमें क्या होगा 7 जा जाएगा, तो 7 2 जा कितना हो जाएगा 14। अब इन दोनों को ऐड करो जरा, कितना आएगा, कितना आएगा 63 से इसको डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन ये टोटल CP अभी देखिए करते जाएंगे। अब हमको निकालना है क्या कि टोटल में इसको गेन हुआ या लॉस हुआ। तो हम पहले टोटल SP बताएंगे। टोटल SP क्या हो जाएगा, ये 40,000 हो जाएगा, 20 और 20 40। ठीक है। अब पहले आपको इसको करके देखना पड़ेगा डिवाइड, तभी तो आपको पता चलेगा ये 40,000 से ज्यादा आ रहा है कि नहीं। करिए जरा 63 से डिवाइड 52, तो ये हो जाएगा, तो कहाँ लिखूँ मैं, ये हो जाएगा 250 1 2 3 4 5
कॉस्ट माइनस ये हो जाएगा 252 1 2 3 4 5 होल अपॉन 63। अब माइनस करके बताओ कितना आएगा। आंसर चेक करो इसका कितना है। 100,269.84। बिल्कुल, जब 63 से तुम इसको दोगे तो इतना आ जाएगा, क्योंकि बन जाएगा 80 में दोगे ना शुरू से, तो 63 पहले बन जाएगा, फिर आगे जब कैलकुलेट करोगे तो पॉइंट में आंसर आ जाएगा जितना आ रहा है। इसी से हमें पता चल गया कि भाई 63 में 80 बन जाएगा, तो 1000 समथिंग इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप इसको कैलकुलेट करेंगे घर में, डिवाइड आप कर लेंगे कि नहीं? यस मैम। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी। द प्राइस 8 क्वेश्चन, द प्राइस ऑफ अ टीवी इज 13,000। यहाँ देखिए प्राइस ऑफ टीवी कितना है, जल्दी बताओ। टीवी कितना है? 13,000। ये कैसा प्राइस होगा? कॉस्ट प्राइस या उसके ऊपर जो मार्क प्राइस होता है वो। ठीक है, द सेल टैक्स चार्ज ऑन, जब आप दुकान में जाते हैं, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान में कुछ खरीदने जाते हैं तो आपसे टैक्स लेता है, तो टैक्स को भी उसी के अमाउंट में ऐड कर देता है, जितना उस चीज की जितनी कीमत होती है उसमें टैक्स भी ऐड कर देता है। तो टैक्स कितना है? 12%। कितना है? 12%। टैक्स है 12%। 12% किसका? किसी का। तो इसका 12% निकाल के देखेंगे कितना आएगा, बताइए कितना आया। 1560 रुपीज। कितना आया? 1560 हो गया। टोटल कॉस्ट कितनी हो गई इसकी? 13,000 में आप इसको भी ऐड कर दीजिए। 14,550 क्यों आएगा? 60 आएगा। 14,560। ठीक है, आप क्या पूछ रहा है आगे? फाइंड द अमाउंट दैट विनोद विल हैव टू पे। इतना ही पे करना पड़ेगा उसको। भाई टैक्स भी तो इसी में ऐड होगा ना। विनोद ने टीवी खरीदना है तो टीवी के रेट में टैक्स भी ऐड करेगा दुकान। अरुण बॉट अ पेयर ऑफ स्केट्स। अरुण ने एक पेयर ऑफ स्केट्स खरीदे एट अ सेल, किसी सेल से, वेयर द डिस्काउंट गिवन वॉज 20%, जहाँ उसको 20% डिस्काउंट मिल रहा था। इफ द अमाउंट ही पे इज ₹1600, फाइंड द मार्क प्राइस। अब ये नहीं बताया कि उसका कॉस्ट क्या था, मतलब उसका मार्क प्राइस। उसने क्या खरीदे? स्केट्स खरीदे। क्या खरीदे? स्केट्स। इसका मार्क प्राइस आपको नहीं पता है, लेकिन इसका जितना उसने कॉस्ट पे की वो आपको पता है। उसने कितना पे किया? कॉस्ट पेड 1600 उसने पे किया। कितना किया? 1600 पे किया। लेकिन 1600 में जो उसने पे किया टोटल, उसमें उसने 20% टैक्स भी दिया था। 20% टैक्स भी दिया था। तो मान लेंगे कि मार्क प्राइस एक्स है। आप कितना सपोज कर लेंगे? मार्क प्राइस एक्स, तो आपको एक्स रुपए देगा। और इसका तो ये कॉस्ट मान लिया उसकी एक्स है, डिस्काउंट 20% ऑफ एक्स को क्या करेंगे? माइनस करेंगे, तब जाके उसने 1600 रुपीज पे किए। मान लिया एक्स रुपीज का था, 20% डिस्काउंट मिला, उसको घटा देंगे। ठीक है, डिस्काउंट का मतलब क्या होता है? आपको कम पैसे में मिलता है, ज्यादा में? कम में। तो इतना पे किया उसने डिस्काउंट हटा के, तो आप जब लेंगे तो तब 80x आ जाएगा। क्या आएगा? 100 बन गया। 100x में से 20 गए तो कितना आ जाएगा? 80x अपॉन 100 इक्वल्स टू 1600। तो ये अब हो जाएगा 80x इक्वल्स टू 16 1 2 3 4, और ये अगली बार में x इक्वल्स टू 16 1 2 3 4 अपॉन 80। अब आ जाएगा 2000, x इक्वल्स टू 2000। ठीक है। आई परचेज अ हेयर ड्रायर। मैंने एक हेयर ड्रायर खरीदा 5400 रुपीज का, इंक्लूडिंग 8% वेट। 5400 का जब खरीदा तो उसमें वेट भी लगा हुआ था, मतलब वेट लगने के बाद। वेट एक टैक्स है जिसको पहले कहते थे वैल्यू एडेड टैक्स। अब वेट हटा दिया, उसकी जगह क्या लगता है? अब जीएसटी। ठीक है, वेट नहीं लगता। फाइंड द प्राइस बिफोर वेट। तो वेट से पहले प्राइस क्या था? तो मान लिया नेट प्राइस ऑफ हेयर ड्रायर इक्वल्स टू एक्स। ठीक है, और वेट कितना लगा इस पे? 8%। तो वेट को ऐड करेंगे कि माइनस? टोटल कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा? जितना उसका प्राइस था उसमें 8% क्या जोड़ेंगे? वेट। 8% किसका निकालते हैं? कॉस्ट प्राइस, मार्क प्राइस का ही निकालते हैं। तो मिला के इसको कितना हो जाएगा? 5400। ठीक है,
तो अब ये 100 बन जाए 100x प्लस 8x, कितना हो जाएगा 108x अपॉन 100 इक्वल्स टू 5400। ये 100 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा x इक्वल्स टू हो जाएगा 5400, 100 उधर आया तो 00 और आ गया, 108 नीचे आ जाएगा, आएगा कि नहीं? ये 54 टूजा होता है नहीं? 54 टूजा होता है ना, तो ये क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 10,000 और अपॉन 2 तो क्या आ जाएगा 5,000। कितना आ जाएगा 5,000। यानी कि जो हेयर ड्रायर था उसकी एक्चुअल कॉस्ट कितनी थी 5,000 और उस पर उसने कितना वैट दिया 8%। 8% वैट लगने के बाद उसकी कॉस्ट बढ़ के कितनी हो गई थी 5,400। 5,400 ठीक है, बात समझ आ रही है? दिमाग में एक बात क्लियर रखेंगे कि डिस्काउंट को माइनस करते हैं, टैक्स कोई भी टैक्स हो, सेल टैक्स वैट हो या कुछ भी हो, उसको ऐड करते हैं। किस में ऐड करते हैं? कॉस्ट प्राइस या मार्क प्राइस में। किस में करते हैं? मार्क प्राइस। जब मार्क प्राइस में ऐड कर देते हैं तब मिलके हमें पता चलता है कि टोटल कॉस्ट प्राइस कितना है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखो, एन आर्टिकल वॉज परचेज फॉर 1239, कितने में खरीदा गया 1239। तो ये इसका कॉस्ट प्राइस है या मार्क प्राइस? कॉस्ट प्राइस है। कितना है कॉस्ट प्राइस? कॉस्ट प्राइस कितना है 1239 रुपीज। अब ये कह रहा है इसमें 18% जीएसटी भी है, इसी के अंदर इंक्लूड है। ठीक है, तो जीएसटी कितना है 18%। इसमें आपको मार्क प्राइस नहीं पता है, आप उसको एक्स सपोज कर लेंगे। क्या सपोज कर लेंगे? एक्स। ठीक है, तो क्या हो जाएगा एक्स, कौन बोल रहा है? एक्स प्लस 18% ऑफ एक्स। 18% ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई एक्स, मिला के कितना होना चाहिए 1239। मिला के कितना होना चाहिए 1। जब आप कॉपी में करेंगे तो ऐसे नहीं करेंगे, पता चला आपने वीडियो से देख देख के उतारा और ऐसा आप प्रॉपरली लिखेंगे कि कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल इक्वल्स टू 1239, जीएसटी ऑन आर्टिकल इक्वल्स टू 18%, लेट मार्क प्राइस इक्वल्स टू एक्स। तो फिर लिखेंगे आप मार्क प्राइस प्लस जीएसटी इक्वल टू कॉस्ट प्राइस। ठीक है, फिर आप लिखेंगे मार्क प्राइस की जगह एक्स प्लस 18% ऑफ एक्स इक्वल टू 1239। पूरा प्रॉपरली करेंगे। ठीक है, ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 118 एक्स। होगा या नहीं? आप इतना क्वेश्चन में बता चुकी हूँ, आपको समझ में आ रहा होगा। 100 बन जाए 100 एक्स प्लस 18 एक्स, कितना हो गया 118 एक्स अपॉन 100 इक्वल टू 1239। अगली लाइन में ये 100 कहाँ चले जाएगा इसके साथ, और अगली लाइन में x इक्वल टू 1239 अपॉन 118। डिवाइड करें जरा कितना है, 1050। कहाँ से पता चला? 105। वेरी गुड। देखो जरा, यही आंसर। ठीक है, बैठ जाइए। आपको इस एक्सरसाइज में, यानी एक्सरसाइज नंबर 8.3 जो आप पढ़ेंगे उसमें आपको पढ़ना है कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या पढ़ना है? कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ना है कि नहीं? यस मैम। आप सबसे पहले आप ये समझेंगे कि इंटरेस्ट होता क्या है, फिर सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, फिर कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है। जब हम बैंक में पैसा जमा करते हैं, है ना, तो हम बैंक में पैसा क्यों जमा करते हैं? हमें क्या जरूरत है कि हम बैंक में पैसा रखें, घर में क्यों नहीं रख लेते? एक तो घर में सेफ नहीं होता पैसा, दूसरी बात घर में अगर आप 1000 रुपये रखेंगे, चाहे उसे 10 साल तक रख लीजिए, 1000 ही रहेंगे। बैंक में जब आप पैसा रखते हैं तो बैंक आपको उसके बदले कुछ एक्स्ट्रा पैसा देता है। अब आप कहेंगे भाई बैंक एक्स्ट्रा पैसा क्यों देता है, बैंक कहाँ से लाता है एक्स्ट्रा पैसा? आप जब बैंक में पैसा रखते हैं तो पैसा बैंक में नहीं रहता है, बैंक उस पैसे को निकालकर अलग अलग चीज़ों में इन्वेस्ट कर देता है, जैसे शेयर मार्केट में या कहीं भी अलग अलग जगह पर बैंक खुद उसको क्या कर देता है, इन्वेस्ट कर देता है। तो इन्वेस्ट कर देता है तो वहाँ से बैंक को इनकम होती है। जैसे मान लिया बैंक ने 50,000 रुपये कहीं पे लगाए, बैंक ने, वो आप ही का पैसा आपने बैंक में जमा करा, बैंक उसको कहीं और लगा देता है फायदा कमाने के लिए। तो बैंक ने मान लिया शेयर मार्केट में लगा दिए 50,000 रुपये, उसने लगाए 50,000 और उसको फायदा उसके ऊपर से हुआ 30,000 मान लिया। ठीक है, तो मनी ऐसे ही रोटेट करता है पूरे दुनिया में, ऐसा नहीं कि एक जगह रखे रहता है, आपका पैसा बैंक में ही रहता है, ऐसा नहीं होता। तो मान लिया 50,000 रुपीज बैंक ने इन्वेस्ट किए, कितने किए 50,000, उसको 30,000 का फायदा हो गया मान लिया, तो उसको कितने मिल गए 80,000। तो ये जो 80,000 थे, यानी जो 30,000 का फायदा था, बैंक कह रहा है इसमें से मैं 5,000 आपको दे देता हूँ, आपका पैसा था ना,
तो आपको ये तो पता नहीं चलता कि बैंक कितना कमा रहा है, पर बैंक एक लिमिट सेट कर देता है कि आपको इतने % इंटरेस्ट मिलेगा, यानी ब्याज। जो एक्स्ट्रा पैसा हमें अपने पैसे के ऊपर से मिलता है उसको कहते हैं इंटरेस्ट। हिंदी में कहते हैं ब्याज, इंग्लिश में कहते हैं इंटरेस्ट, ठीक है। तो वो बैंक आपको इंटरेस्ट देता है, तभी तो आप बैंक में रखने जाते हैं कि भाई बैंक में रख के मेरे पैसे पे कुछ इंटरेस्ट मिलेगा, वो पैसा बढ़ जाएगा, ठीक है। तो बैंक आपको इंटरेस्ट दे देता है। अब इंटरेस्ट जो होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। क्या होते हैं? 2 टाइप के। एक होता है सिंपल इंटरेस्ट और एक होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। एक होता है सिंपल इंटरेस्ट, इसको SI से दिखाते हैं। एक होता है कंपाउंड इंटरेस्ट, इसको CI से दिखाते हैं। सिंपल इंटरेस्ट तो ये होता है कि आपको एक ही बार इंटरेस्ट मिलता है, आपको इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट नहीं मिलता, उसको कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट। लेकिन जो हम बैंक में पैसा रखते हैं उसमें हमें कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है? मान लिया मुझे, अच्छा, इंटरेस्ट जो होता है वो % पे मिलता है। किसमें मिलता है? %। जैसे हम कहते हैं हमें 5% इंटरेस्ट मिल रहा है, 10% मिल रहा है। % का मतलब होता है कि 100 रुपए पे आपको कितने रुपए एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, 100 का हिसाब लगाया जाए, ठीक है, 1 का नहीं 100 का। तो मान लिया मुझे अगर 5% बैंक दे रहा है इंटरेस्ट, कितना दे रहा है? 5%। तो 5% का मतलब ये, अगर मैं बैंक में 100 रुपए जमा करूँ, अब ये इंटरेस्ट भी अलग अलग तरीके से देता है बैंक। कोई बैंक तिमाही देता है, हर 3 महीने में इंटरेस्ट लगता है, कोई छमाही देता है, हर 6 महीने में लगता है, कोई सालाना देता है कि साल भर में एक बार आपके पैसे पे इंटरेस्ट लगेगा, ठीक है। तो जो मान लिया बैंक मुझे 5% ईयरली इंटरेस्ट दे रहा है और मैंने बैंक में 100 रुपीज जमा किए थे, तो 1 साल बाद मेरे 5 रुपए बढ़ जाएंगे और मेरा पैसा हो जाएगा 105। कितना हो जाएगा? 105, क्योंकि बैंक ने मुझे कितने इंटरेस्ट दिया? 5 रुपए, ठीक है। 100 रुपए पे 5 रुपए। अगर 100 रुपए पे 5 रुपए एक्स्ट्रा मिलता है तो 1000 रुपए कितने मिलेंगे? 50। 1000 रुपए कितने मिलेंगे? 50, क्योंकि 1000 का 5% कितना होता है? 50। तो 1000 रुपए मुझे 5, अगर मैंने 1000 रुपए जमा किए होते 1000, तो मेरे साल के लास्ट में कितने हो जाते हैं? 1050। अब जब अगली बार इंटरेस्ट मिलेगा, तो अगली बार जब इंटरेस्ट मिलेगा वो मेरे 1000 पे नहीं मिलेगा, मेरे पूरे 1050 जो बन गए उस पर मिलेगा। तो यानी कि इसमें मेरे 1000 पे तो इंटरेस्ट मिल ही रहा है, जो मेरे 50 रुपीज एक्स्ट्रा थे उस पर भी इंटरेस्ट मिल रहा है। ये 50 रुपीज किसके थे? इंटरेस्ट के ही थे। इसके ऊपर भी क्या लग रहा है? इंटरेस्ट। तो जब इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगता है तो उसी को क्या कहते हैं? कंपाउंड। क्या कहते हैं उसको? कंपाउंड, ठीक है। अब ये कंपाउंड इंटरेस्ट तब तो बड़ा फायदेमंद होता है जब हम बैंक में पैसा जमा करते हैं, लेकिन जब बैंक से लोन लेते हैं तब बड़ा खराब होता है। उसमें क्या होता है? इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट लगता जाता है। अगर आप बैंक की किस्त टाइम पे जमा नहीं करेंगे या टाइम पे पैसा नहीं भरेंगे बैंक में, तो वो पैसा बहुत बढ़ जाता है और आदमी को देना मुसीबत हो जाती है, दे नहीं पाता है, ठीक है। तो इसको कहते हैं इंटरेस्ट। अब इसके कुछ फॉर्मूले होते हैं, ध्यान देंगे। जो हमारा अपना पैसा होता है उसको प्रिंसिपल कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रिंसिपल। हमारे अपने पैसे को क्या कहते हैं? प्रिंसिपल। ब्याज को क्या कहते हैं? इंटरेस्ट। और जो वहाँ से बैंक से हमें मिल गया और फिर हमारा पैसा जब जोड़ लिया हमने, प्रिंसिपल को और इंटरेस्ट को जोड़ लिया, तो जो बन जाता है उसको अमाउंट कहते हैं। क्या कहते हैं? अमाउंट। तो पहला हुआ प्रिंसिपल, दूसरा हुआ इंटरेस्ट, और प्रिंसिपल और इंटरेस्ट को ऐड कर दिया तो जो बना वो अमाउंट हुआ, ठीक है। एक होता है रेट बने जितनी दर से हमें ब्याज मिल रहा है, 5%, 10%। और एक होता है टाइम। ये 4-5 चीजें तुम्हें इसमें याद रखनी, ठीक है। समझ में आ गया? T से किसको दिखाते हैं यहाँ? टाइम को। R से रेट ऑफ इंटरेस्ट, P से प्रिंसिपल, I से इंटरेस्ट और A से अमाउंट, और एक होता है हमारा यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट SI से, और एक कंपाउंड इंटरेस्ट CP से, ठीक है। समझ में आ गया? अब देखो, अगर हमको सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, मैं आपसे कहूँ बेटा आपने 1000 रुपए बैंक में रखे, तो P कितना हुआ? 1000। P कितना हुआ? 1000। मैं आपको कहूँ कि बैंक आपको जो है ईयरली इंटरेस्ट दे रहा है 5%, तो रेट कितना हुआ? 5%। ईयरली कह रही तो टाइम कितना हो गया? 1 ईयर। नहीं, ईयरली दे रहा है। अब मैं कहूँ कि ईयरली अगर 5% दे रहा है तो 2 साल का इंटरेस्ट निकालो, तो यानी टाइम मैंने कितना दे दिया? 2 ईयर, ठीक है। बात समझ में आ गई? अब मैं कह रही हूँ आपसे सिंपल इंटरेस्ट निकालो, क्वेश्चन मार्क। मैंने आपको क्या क्या बताया? प्रिंसिपल। मैंने आपको क्या बताया? रेट ऑफ इंटरेस्ट जो ईयरली है। मैंने आपको टाइम कितना बताया? 2 साल का निकालना। मैंने आपको निकालने को क्या कहा? SI। तो सिंपल इंटरेस्ट का सीधा साधा फॉर्मूला होता है PRT/100। P इंटू R इंटू T होता है, ठीक है। P इंटू R इंटू T/100। P माने प्रिंसिपल, R माने रेट, T माने टाइम, 100। तो यहाँ आप रखेंगे 1000 इंटू R कितना है? 5 टाइम 2/100। इसको सॉल्व कर लेंगे तो सिंपल इंटरेस्ट निकलेगा, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो सिंपल इंटरेस्ट निकलेगा। अब मैं आपसे को अमाउंट कितना हो जाएगा, तो अमाउंट निकालने के लिए आपको इस इंटरेस्ट को प्रिंसिपल में ऐड करना पड़ेगा। तो अमाउंट जब आप निकालेंगे तो प्रिंसिपल में क्या ऐड करेंगे? सिंपल इंटरेस्ट। क्या ऐड करेंगे? समझ आ गई आपको?
अच्छा, ये तो बात हुई सिंपल इंटरेस्ट की। लेकिन जब कंपाउंड इंटरेस्ट करते हैं, निकालने की बारी आती है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट डायरेक्ट निकालने का फॉर्मूला नहीं होता, उसमें उस फॉर्मूले से अमाउंट निकलता है। क्या निकलता है? अमाउंट। जब अमाउंट हमें पता चल जाता है तो अमाउंट में से हम लास्ट में क्या करते हैं, प्रिंसिपल को माइनस कर देते हैं, तो हमारे हाथ में क्या आ जाता है, कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, फॉर्मूला होता है कंपाउंड इंटरेस्ट का, कंपाउंड इंटरेस्ट का नहीं होता, किसका होता है, अमाउंट का। किसका होता है, अमाउंट का। वो होता है A = P 1 + R/100 की पावर n, स्मॉल है। अब यहाँ पर A होता है अमाउंट, A क्या होता है, P होता है प्रिंसिपल, P क्या होता है, प्रिंसिपल, R क्या होता है, रेट, और N क्या होता है, टाइम। N क्या होता है, टाइम। बात समझ में आ रही है? तो ये फॉर्मूला, इससे निकलेगा क्या, अमाउंट। क्या निकलेगा, अमाउंट। मान लिया अमाउंट हमको मिल गया, उसमें से हम प्रिंसिपल को माइनस कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, कंपाउंड निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, कंपाउंड। समझ में? ठीक।